और रुक करेंगे अगली खबर का। गुजरात के बनासकांठा में प्रदेश का पहला बॉर्डर व्यू पॉइंट तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। बाघा बॉर्डर की तर्ज पर इस बॉर्डर व्यू पॉइंट पर लोगों को बोटिंग, रिट्रीट के अलावा देश की सुरक्षा से जुड़े कई तरह के अनुभव होंगे। बाघा बॉर्डर की तर्ज पर नाडा बेट बॉर्डर व्यू पॉइंट। नाडा बेट का ये सेंटर 10 साल के बाद बनासकांठा जिले के कम से कम 5 लाख लोगों के रोजगार का केंद्र। बीटिंग रिट्रीट में देखिए देश की आन बान शान। हमारे सशस्त्र बलों के साथ जुड़ने का एक जज्बा और हमारे सीमाओं की सुरक्षा के साथ जुड़ने का एक जज्बा भी यहाँ से बढ़ेगा सीमावर्ती इलाकों में विकास और रोजगार। और जब पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो सीमा के गांव खाली होने की जो एक बहुत बड़ी समस्या हुई है वो गांवों के अंदर ठहराव होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा में नाडा बेट बॉर्डर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया। इस व्यू पॉइंट की यात्रा करने वाले लोगों को भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा और चौकियों में होने वाले कामकाज को करीब से देखने का मौका मिलेगा। साथ ही वो सैन्य हथियार और साजो सामान से देश की ताकत का एहसास कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की इस परिकल्पना को बेहद कारगर करार दिया। एक बहुत बड़ा स्वप्न हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है और यहाँ मीटिंग रिट्रीट समारोह, मुझे भरोसा है कि इसके आकर्षण का केंद्र बनेगा। बॉर्डर टूरिज्म के माध्यम से बॉर्डर की सुरक्षा, बॉर्डर के सीमा प्रहरियों के साथ जनता का संवाद और सीमा प्रहरियों के प्रति जनता के मन में एक आकर्षण का भाव, ये तीनों उद्देश्य इस कार्यक्रम से हर होंगे। नाडा बेट बॉर्डर व्यू पॉइंट को बाघा बॉर्डर की तर्ज पर तैयार किया गया है, लेकिन इसे केवल पर्यटन स्थल के तौर पर डिजाइन किया गया है। इस व्यू पॉइंट पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, दर्शक दीर्घा, फोटो गैलरी, हथियार और टैंकों का प्रदर्शन होगा। लोगों के लिए कैंटीन और ठहरने के लिए व्यवस्था भी की गई है। ये व्यू पॉइंट भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब 25 किलोमीटर पहले है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से ये व्यू पॉइंट उतना संवेदनशील नहीं है। यहाँ की बीटिंग रिट्रीट में पाकिस्तानी सेना शामिल नहीं होगी और बीएसएफ के जवान ही परेड में हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चुनाव से 1.5 साल पहले ही प्रदेश का सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई को नेता तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की निगाह से देख रहे हैं। धारा 144 के नाम पर सियासत तेज है। राज्य में कई जगह टकराव पैदा हो रहा है और उसमें सियासी पार्टियां अपना नफा और नुकसान का आंकलन कर रही हैं। बाबूलाल धायल की एक खास रिपोर्ट। मरुधरा में राम नाम वाली सियासत। क्या हिंदुओं के ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या वो पिटने के लिए है, मुकदमे के लिए है? और अभी भी बात वो शांति और सद्भाव की करते हैं, लेकिन अफसोस होता है कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ये बयान करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हिंसा को रोकने के लिए आगे आना चाहिए। तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण वाली जंग। प्रदेश की सियासी फिजा में विकास कहीं गायब सा हो गया है। पूरी की पूरी लड़ाई तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण के बीच होती दिख रही है। हिंदू नववर्ष पर शोभा यात्रा आम बात है, लेकिन विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले न सिर्फ इसमें तेजी आई, बल्कि इसके संदेश भी खास तरह के दिए जा रहे हैं। प्रशासन को संभालने वालों के लिए इस पर सख्ती जरूरी है, जो राजस्थान में भी दिख रही है। लेकिन प्रशासन की यही सख्ती सियासत को ईंधन भी मुहैया करवा देती है। करौली हिंसा ने सियासत को जो मौका दिया, उसे 2023 में इस्तेमाल करने में कोई पीछे नहीं रहना चाहता।
करौली हिंसा से सतर्क सरकार ने जब रामनवमी पर सख्ती दिखाई तो इसका विरोध भी उतना ही तेज दिखा। जो हमें संविधान प्रदत्त अधिकार है अपनी धार्मिक मान्यताओं को स्वतंत्रतापूर्वक करने का, उस पर कुठाराघात करने का काम कर रही है सरकार। दुर्भाग्य है कि रामनवमी जैसे पवित्र अवसर पर भी हम अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण नहीं कर सके। तुष्टीकरण की हदों को पार सरकार कर रही है। क्या राजस्थान की सरकार अब इस बात को प्रतिबंधित करेगी कि यहाँ का बहुसंख्यक समाज अपने धार्मिक आयोजनों को नहीं करे, और धार्मिक आयोजनों को करे तो सड़कों पर नहीं करे? अगर घर में भी आरती करनी है तो क्या सरकार से धीरे धीरे करके उनको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी कि आरती करनी है, बगल वाले के कान में नहीं चली जाए, इसको सुनिश्चित करने का। करौली हिंसा के बाद विकास की चर्चा प्रदेश में कहीं पीछे छूट गई है। बहुसंख्यकों के हितैषी होने का दावा करने वाली बीजेपी आक्रामक है। 4 राज्यों में जीत का फॉर्मूला राजस्थान में आजमाने को आतुर है, तो कांग्रेस समन्वय की नीति को अपनाते हुए बीजेपी को ध्रुवीकरण के लिए जिम्मेदार बताकर अपना आखिरी किला बचाने की कोशिश में है। लेकिन प्रश्न यह है कि राजस्थान में जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने अपीजमेंट का काम किया है, पीएफआई को खुश करने का काम किया है, सो कॉल्ड माइनॉरिटी को राजी करने के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है, उससे राजस्थान में ऐसा लगता है कि तालिबान का शासन है। एक समझदारी से बयान देना चाहिए। तालिबान कहाँ है इस भारतवर्ष में? यहाँ लोकतंत्र है, सब लोग भाईचारे की भावना से रहते हैं, और लोगों को उकसाने का काम नहीं करना चाहिए। चाहे किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो, उसको लोगों में कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति है, लोगों में समन्वय बना रहे, भाईचारा बना रहे, लोग शांति से रहें। वोट लेना है तो वोट लेने के लिए आप वहाँ लोगों के बीच में जाएं, काम करें, आपके कार्यकर्ताओं को कहें कि विकास के काम करें। प्रदेश की सियासी फिजा में विकास का नारा कहीं गुम सा हो गया है। तनाव की खबरें अब सुर्खियां बन रही है। पुलिस प्रशासन के लिए रोज की शोभा यात्राएं परेशानी का सबब बन गई हैं। परमिशन नहीं दें तो सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। अब आपको केसरिया झंडे के ऊपर किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं लगा सकते। आप न भगवान राम का लगा सकते हैं, न आप ओम का लगा सकते हैं, न किसी और का लगा सकते धार्मिक चिन्ह, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं मित्रों, जब करौली में हिंदुओं पर आतंकवादियों ने हमला किया तो अशोक जी गहलोत साहब और पूरी कांग्रेस आतंकवादियों के साथ खड़ी हो गई। ऐसे में उग्र हिंदुत्व के रथ पर सवार हुई बीजेपी को करारा जवाब देने के लिए कांग्रेस को कुछ और नई सियासी चालें चलनी होगी, ताकि टकराव की जगह प्रदेश में वापस सांप्रदायिक सद्भाव कायम हो सके। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चलती कार में अचानक से आग लग गई। आग से 5 लोगों ने कूदकर जान बचाई। बम्बुलिया कला के राजपुरा रोड पर यह हादसा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि आखिर किन कारणों के चलते कार में आग लगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कोटा से ये तस्वीरें हैं जहां पर चलती कार में अचानक से आग लग गई। फिलहाल आग किन कारणों से लगा इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है, कारणों की तलाश की जा रही है। लेकिन राहत की खबर यह है कि कार में सवार 5 लोगों ने कूदकर जान बचा ली है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वो कार है जिसमें अचानक से आग लग गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं पूरी कार इस अगलगी में जलकर राख हो गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और तफ्तीश जारी है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अलवर जिले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा दिल्ली जयपुर मुंबई हाईवे के लिए 1000 करोड़ का बजट पास करने के बाद आज हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचे, जहां पर भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार के साथ साथ स्थानीय अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और इस हाईवे पर बनने के लिए क्या क्या कमियां हैं और क्या अच्छा बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई। फ्रॉम आईडी चेन्नई, ही इज़ द एक्सपर्ट ऑन रोड सेफ्टी। ये आकर के हमें जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं हमारे हाईवे पर, वो पॉइंट जहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, फैक्ट्री ज़्यादा होती है, डेथ ज़्यादा होती हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई कर रखा है। वो हम इनको दिखाएंगे और उसके बाद ये हमें सलाह देंगे कि उन पॉइंट्स पर क्या किया जाए
क्या सुधार किया जाए ताकि वहाँ पे एक्सीडेंट कम हो, ताकि मौतें। उधर बूंदी जिले की नैनवा पंचायत समिति क्षेत्र में पीएम आवास योजना से वंचित हुए 10,062 पात्र परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए एसडीएम कार्यालय के बाहर महापड़ाव डालकर बैठे क्षेत्र के सरपंचों का महापड़ाव चौथे दिन भी जारी रहा। सरपंचों का कहना है कि जिले में 53,473 परिवारों ने पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया था, जिसमें 41,752 परिवारों के आवास स्वीकृत हो जाने से नाम प्रदर्शित हो गए थे। ऐसे में 11,721 परिवारों के नाम प्रदर्शित नहीं हो पाए, पीएम आवास स्वीकृत नहीं हो पाए, जिसकी वजह से पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दस 10,062 पात्र परिवारों को आवास का लाभ नहीं मिलने के कारण 4 दिन पूर्व हमने सभी पात्र लोगों के साथ एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। उसके बाद सभी सरपंच दिन रात यहाँ महापड़ाव पर पड़े हुए हैं और जब तक हमारा न्याय नहीं होता है, गरीब लोगों के साथ न्याय नहीं होता है, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आर पार की लड़ाई। अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा क्या? अभी तक हमें सीओ साहब का फ़ोन आया है, कल भी फ़ोन आया था, उन्होंने कागज़ वगैरह बना के भेजे, पर कोई ठोस आश्वासन अभी तक हमें कोई नहीं मिला है। जब तक ठोस आश्वासन या कार्रवाई नहीं होती है, हम यहाँ बैठे रहेंगे। और अब बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के असम दौरे की। 5 दिवसीय प्रवास के दौरान आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने काजीरंगा नेशनल पार्क का भ्रमण किया। बिरला ने काजीरंगा के प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीव विविधता की सराहना की। साथ ही वे असम चाय बागान जाकर श्रमिकों से भी मिले। काजीरंगा के हाथीकुल इलाके में स्थित करीब 125 साल पुरानी चाय बागानों में पहुंच गए। चाय उत्पादन प्रक्रिया को देखा। उन्होंने चाय बागान श्रमिकों से भी संवाद किया, उनके कौशल की प्रशंसा की और उनकी समस्याओं को भी सुना। इससे पहले काजीरंगा पहुंचने पर असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा और स्थानीय लोगों ने असम की संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप लोकसभा अध्यक्ष बिरला का भव्य स्वागत किया। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे जिन भी पर्यटन स्थलों पर जाएं, उनकी फोटो और जानकारी सोशल मीडिया पर साझा कर इन पर्यटन स्थलों का प्रमोट करें। पानी में वो थोड़ा सा जंगल में छुप जाते हैं ना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। करौली हिंसा के बाद प्रदेश में भले ही धर्म वाली सियासत का जोर चल रहा है, लेकिन रामनवमी के मौके पर राजधानी जयपुर और अजमेर समेत कई जगहों पर सांप्रदायिक सौहार्द वाली शोभा यात्रा निकली। मर्यादा पुरुषोत्तम के संदेश को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश हुई। करौली हिंसा के बाद जब प्रदेश में कई जगह धार्मिक भावना भड़काने की साजिश हो रही है, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर कई जगहों पर सांप्रदायिक सौहार्द वाली शोभा यात्रा शांति का संदेश देती दिखी। ख्वाजा की नगरी अजमेर हो या भरतपुर या राजधानी जयपुर के साथ बीकानेर और धौलपुर, शोभा यात्रा का संदेश वही था, यानी सभी को सम्मान और सभी में भरोसा, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का संदेश। सबसे पहले बात करते हैं ख्वाजा की नगरी अजमेर की। करौली हिंसा के बाद धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा निकालने को लेकर कई तरह की पाबंदियों के बीच अजमेर में रामनवमी की शोभा यात्रा का ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के बाहर मुस्लिम समाज ने पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया और नफरत फैलाने वालों को करारा जवाब भी दिया। शोभा यात्रा में शामिल विभिन्न अखाड़ों की ओर से करतब भी दिखाए गए, लेकिन इस दौरान दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर का भाव रखते हुए मर्यादाओं का पालन किया। रामनवमी का आज जुलूस था। आज इस जुलूस के अवसर पर जो दरगाह के जिम्मेदारान हैं, वो लोग स्वयं तमाम खुद्दाम हजरात, यहाँ तक कि ख्वाजा साहब के जो श्रद्धालु जो आए हुए हैं, उन्होंने भी बड़ी ही शांति के साथ में सद्भावना का संदेश देते हुए जुलूस को यहाँ से विदा किया। तो भरतपुर जिले में धूमधाम से रामनवमी के अवसर पर जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रेम भाव भी देखने को मिला।
रामनवमी के अवसर पर निकाली जा रही शोभा यात्रा का मुस्लिम समुदाय द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं शोभा यात्रा निकालने वाले पदाधिकारियों का भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। बहुत खुशी का ये मौका है, शोभा यात्रा निकली है, उसमें सारे मुस्लिम समाज की तरफ से सारे भाइयों का स्वागत किया गया है। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, आज से 20 साल से हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी बात होती है, हम तुरंत पहुँचते हैं। वहीं जयपुर में रामनवमी पर राजधानी के ऐतिहासिक 4 दीवारी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। राजधानी जयपुर में सूरजपोल गेट से लेकर चांदपोल तक निकाली गई शोभा यात्रा में भगवान राम की भव्य झांकियों का दर्शन करवाया गया। और अब एक